आज के इस समारोह में मुख्य रूप से उपस्थित श्री सुरेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव संस्कृति तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग, यहाँ के जिलाधिकारी श्री सचिन वैस, पुलिस उप महानिरीक्षक जम्मू श्री एस.के. शर्मा, यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री योगेंद्र सिंह, कला संस्कृति तथा भाषा की सचिव हरविंदर कौर जी, निदेशक स्कूली शिक्षा श्री अशोक शर्मा जी, श्रुति अवस्थी जी, मंच पर विराजमान सभी मूर्धन्य कवि, सभागार में उपस्थित सभी साहित्य और कविता प्रेमी, गणतंत्र दिवस के उत्सव की श्रृंखला में अगले 3 दिन तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन, मुशायरा तथा डोगरी कवि सम्मेलन में मैं सभी सम्मानित कवियों, शायरों, साहित्य प्रेमियों, देश के कोने कोने से पधारे प्रबुद्धजनों तथा जम्मू कश्मीर के सभी प्रबुद्धजनों का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मैं डोगरी, हिंदी तथा उर्दू की महान हस्तियों की पुण्य स्मृति को भी नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हिंदी, डोगरी और उर्दू में राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन हमारी अद्वितीय साहित्यिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है। मुझे यकीन है कि 3 दिन के इस सत्र में सहस्त्राब्दियों से चली आ रही हमारी सभ्यता के ज्ञान और परंपरा के अमूल्य भंडार को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। साथियों, मेरा मानना है कि भारत में कवियों और लेखकों की हर पीढ़ी ने रचनात्मक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान में समृद्ध योगदान दिया है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया है कि हमारी ये परंपराएं अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित हो सकें, पहुंच सकें। इसलिए हमें इस बात को सदैव याद रखना होगा कि काव्य कला एक सामाजिक उत्तरदायित्व भी है। वे सामाजिक आर्थिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने, देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने तथा सद्भाव और भाईचारे के मूल्यों को चित्रित करने के सशक्त माध्यम रहे हैं। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर गणतंत्र दिवस के उत्सवों में कवि सम्मेलन को हर वर्ष शामिल किया गया है। इसके पीछे मैं समझता हूँ सोच यही रही होगी कि कवियों की सृजनात्मक क्षमता द्वारा अन्य विषयों के साथ साथ समाज सेवा के सबसे बड़े मूल्य देशभक्ति के भाव को जन जन के हृदय में कैसे जागृत किया जाए। मैं मानता हूं कि देशभक्ति ही शांति, सद्भाव और समृद्धि की नींव है। जब तक राष्ट्र के प्रति प्रेम और वफादारी नहीं होगी, तब तक समाज की तरक्की हो नहीं सकती। यह हकीकत है और इसलिए कवियों का यह प्रथम कर्तव्य माना जाता है कि वह मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावनाओं को और मजबूत बनाने में अपना योगदान दें। मातृभूमि से वफादारी और मोहब्बत के जुनून के कारण ही हमारे बहादुर सैनिक सीमाओं पर राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करते हुए हंसते हंसते अपने जान की बाजी लगा देते हैं। देशभक्ति के बिना राष्ट्र की कल्पना ही बेमानी है, क्योंकि देशभक्ति से ही राष्ट्र के उपलब्धियों की रक्षा संभव हो पाती है। और हमारी संस्कृति में तो कहा भी गया कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। मेरी प्रार्थना है कि समाज का हर एक जिम्मेदार नागरिक देशभक्ति के मूल्यों को आत्मसात करके हर वर्ग के कल्याण और देश की प्रगति के लिए समर्पित भाव से काम करे। गणतंत्र दिवस का ये संकल्प अगर हम लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी उपलब्धि होगी। जैसे सैनिकों के साहस में धार होती है,
वैसी ही धार कवियों की कलम में भी होती है और इसके कारण वो देशभक्ति और एकता की आवाज़ बनते हैं। आपके माध्यम से सभी नागरिक जम्मू कश्मीर और इस महान राष्ट्र के दर्शन, संस्कृति की रक्षा और प्रसार के प्रति सजग हों तथा भारतवर्ष के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाने में योगदान दिया जा सके। धूमिल ने कभी लिखा था कि देश प्रेम मेरे लिए अपनी सुरक्षा का सर्वोत्तम साधन है। ये सच्चाई है और सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि देशभक्ति, सामूहिक सुरक्षा और प्रगति का भी सबसे बड़ा साधन है। क्योंकि जम्मू कश्मीर आज इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ तरक्की को नेतृत्व देने के लिए हम कदम बढ़ावें। मित्रों, आज देश के सम्मानित कवियों की उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। विभिन्न भाषाओं में जितने भी कवि हैं, शायर हैं, वह भाषा को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके समाज में कुछ न कुछ नया सृजित करते हैं और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सृजन तो कलाकार ही करता है, बाकी लोग तो निर्माण करते हैं। कविता की धारा हृदय से ही फूटती है और इसलिए वह भी एक सृजन है। कवि और कविता अलग अलग नहीं होते बल्कि एक हैं। कवि का जो सृजन है वह स्वयं वही है। तानसेन के जीवन की एक कहानी है, मैं उद्धृत करके बात खत्म करूंगा। अकबर महान का नाम आप सब जानते हैं। अकबर ने एक दिन तानसेन को कहा कि तुम्हारे संगीत को सुनता हूँ तो मन में ऐसा ख्याल आता है कि तुम जैसा गाने वाला शायद ही इस पृथ्वी पर कभी हुआ हो। तुम कला के शिखर हो, लेकिन कभी कभी मेरे मन में एक विचार आता है कि क्या तुम्हारा कोई गुरु भी है जिससे तुमने ये संगीत सीखा है। तानसेन ने कहा, महाराज मैं तो गुरु के सामने कुछ भी नहीं हूँ। तब अकबर ने कहा कि जीवन में एक बार तुम्हारे गुरु का गायन सुनना है, उन्हें दरबार में बुलाओ। तब तानसेन ने अकबर से कहा कि कठिनाई यही है महाराज, उन्हें सुनने के लिए आपको उनके पास जाना होगा, वो दरबार में नहीं आएंगे। एक दिन रात में भेष बदलकर अकबर और तानसेन यमुना के किनारे संत हरिदास के आश्रम पर पहुँचे। पूरी रात इंतज़ार किया। भोर में संत हरिदास ने भजन शुरू किया। उधर हरिदास गा रहे थे और इधर अकबर की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। जब गायन समाप्त हुआ तब अकबर और तानसेन महल वापस लौटे। रास्ते में अकबर ने एक शब्द भी नहीं बोला। महल पहुंचकर तानसेन ने पूछा, तुम अपने गुरु जैसा क्यों नहीं गा सकते। तानसेन ने कहा कि महाराज मेरी साधना अभी अधूरी है, अभी मेरा गायन और स्वयं ये दो अलग अलग इकाइयाँ हैं। मैं अभी भी अस्तित्व के प्राणों को पाने के लिए गाता हूँ और मेरे गुरु ने इसे पा लिया है, इसलिए वह गाते हैं। तानसेन ने आगे कहा कि महाराज गाते समय आज भी मैं अधूरा रहता हूँ, लेकिन मेरे गुरु हरिदास के प्राणों में परमात्मा भर गए हैं, इसलिए उनके गाने में अभूतपूर्व आनंद मिलता है। और इसलिए मेरा मानना है कि प्रगतिशील एवं जीवंत समाज के सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट तीन ही हैं, साइंस, स्पिरिचुअलिटी तथा आर्ट। ये तीनों जो फोर्सेस हैं, ये शक्तियाँ अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। चाहे समाज की तरक्की हो या व्यक्तिगत विकास हो, इनका कार्य अस्तित्व में मौजूद रिक्तता को समाप्त करना है। कला की विभिन्न विधाओं में भी कविता, शायरी एक ऐसा माध्यम है जिससे आत्मा की पूर्णता की अनुभूति होती है। और वो हमारे यहाँ कहा गया कवियों के बारे में कि वियोगी होगा पहला कवि, यहाँ से उपजा होगा गान। क्या हरी जी, निकल कर नैनों से चुपचाप वही कविता होगी अनजान। तो एक गज़ल मैं भी सोच रहा हूँ कि पढ़ दूँ।
कभी साया है कभी धूप मुकद्दर मेरा, कभी साया है कभी धूप मुकद्दर मेरा, होता रहता है यूं ही कर्ज बराबर मेरा। टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा। ये सिर्फ भाव नहीं है बल्कि प्रार्थना है। मैं समझता हूँ कि सत्य की राह में उठा एक कदम इस अभिव्यक्ति में मैं माने आई की समाप्ति की घोषणा भी है, ताकि उसकी श्वास श्वास से कविता बन सके। कवि का मतलब है जिसने कांटों के बीच रहते हुए भी फूल बने रहने की क्षमता प्राप्त की है। उसके प्राणों की सिर्फ एक ही कामना है कि उसकी सुभाष समाज को जागृत करे तथा लोगों के हृदय को छू सके। उसके लिए प्रतिपल कुछ नया घट रहा है, उस घटने में मौजूद होना ही उसका जीवन है, इसलिए वह साक्षी भाव से जीता है। उसके शब्द बड़े असरदार होते हैं। मैं मानता हूँ कि कवि सम्मेलन में अगर सुनने वाला ठीक से सुने, मैंने श्रोता ठीक हूँ, आप लोगों पर भी जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर भी, तो वो जैसा आया था वापस जाते समय तो ऐसा नहीं रहेगा। कवियों की संगत मात्र से उसकी चेतना में बदलाव जरूर शुरू हो जाएगा, उसकी सोच में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि कविता मात्र शब्दों का हेरफेर नहीं है। कविता शब्दों से भी ऊपर की चीज़ है। जब भी कोई बात शब्दों के परे कहनी होती है तब कविता का जन्म होता है। कवि के शब्द मात्र शब्द नहीं हैं, उनमें जीवन है, उनमें रंग है, उनमें रस है, उनमें बसंत भी है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि जब भीतर और बाहर का आसमान मिल जाता है तब जाकर कविता पैदा होती है। और इसलिए पद्मश्री पद्मा सचदेवा जी ने अपनी डोगरी की एक कविता में लिखा भी कि निकड़े फंगड़ू ऊंची उड़ान, जाइए थमना कि आसमान। पंख छोटे हैं, उड़ान ऊंची है, ऐसी स्थिति में आसमान को कैसे छुआ जाएगा। उनकी कामना वृहद आकाश को छू लेने की है। और मुझे लगता है कि मंच पर विराजमान कवियों की कामना कभी भी अपने लिए नहीं होती, बल्कि उसमें समाज की आकांक्षा का प्रतिबिंब होता है। इसलिए सदियों से कवि अपने तरीके से समाज सेवा और राष्ट्र सेवा में जुटा हुआ है। मैं दुष्यंत कुमार की एक कविता आपके सम्मुख उद्धृत करके जो समाज में नई चेतना भरने वाली अपनी बात खत्म करूंगा। कवि तुम ऐसा गान सुना दो, टूट चुका है अपना बंधन, मुक्त हुआ है सबका जीवन। मातृभूमि पर बलि होने का तुम सब में अभिमान जगा दो, कवि तुम ऐसा गीत सुना दो। स्वप्न स्वर्ग की चाह करो मत, ठोकर खाकर आह भरो मत। बढ़े चलो उन सत स्वर्गों को, भारत को प्रतिमान बना दो, कवि तुम ऐसा गान बना दो। जन जन का उल्लसित हृदय हो, जिधर चल पड़े कदम विजय हो। उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर प्यारा हिंदुस्तान दिखा दो, कवि तुम ऐसा गान सुना दो, कवि तुम ऐसा गान सुना दो। इसी आग्रह के साथ एक बार पुनः मैं गणतंत्र दिवस के महापर्व को मनाने के लिए एकत्रित यहाँ सभी कवियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और मैं विज्ञापन के तौर पर उपस्थित था, तो ज़्यादा बोर न करते हुए अब असली सीरियल का आप मजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।